हेलो बच्चों, आज हम सभी भूगोल का अगला पार्ट जनसंख्या देखेंगे। बहुत ही सिंपल लेसन है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट एक बार ये लेसन का पूरा देख लेंगे शॉर्ट में, क्या है इसके बारे में, क्या बताया गया है। सबसे पहले जनसंख्या को आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। किसी भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु जनसंख्या और उसकी गुणवत्ता क्या होते हैं, महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत और ब्राजील के जनसंख्या के बारे में बताया गया है, तो उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भारत के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे भारत जनसंख्या का वितरण और घनत्व जो है वो दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है कि तुमको आकृति 6.1 का निरीक्षण करके नीचे जो भी क्वेश्चन है उसका उत्तर ढूंढ के लिखना है। ठीक है, तो ये सब तो आपको करने आता ही है, ये तो एक बार मैं बता दे रही हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान दो इसमें। अभी यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है जनसंख्या वितरण में, एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझिए, जहाँ पे ज्यादा बिंदु दिखाई दे रहे हैं वहां पे जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। जहाँ पे कम बिंदु दिखाई दे रहे हैं वहां पे जनसंख्या क्या है, कम है। ठीक है, इसलिए देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी भारत के जो भी राज्य और राजधानी है वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बिंदु दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा यहाँ पे स्टेट है भारत का। ठीक है, जब आपको नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ पे आंसर नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि कौन से प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। कैसे आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा बिंदु कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है ना, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से है। अब आप क्या करोगे, सबसे कम बिंदु कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो आप देखोगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम जो भी पूर्वांचल के राज्य मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पे जनसंख्या ज्यादातर क्या है, कम ही है। ठीक है, तो आप वहां पे ये बता सकते हो, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे क्या है, जनसंख्या का घनत्व कम है और यहाँ पे जनसंख्या का वितरण क्या है, कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट क्या बताया गया है कि उपरोक्त मानचित्रों का विचार कर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित कर नीचे दी गई तालिका में भरिए। अब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 100 से कम, 101 से 250 तक, 251 से 500, 500 से अधिक कौन से राज्य हैं, मतलब कौन से राज्य में इतना मतलब घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अभी आप कहाँ से ढूंढ सकते हो, इधर से देख सकते हो। अगर आपको इसमें से क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक संरचना व जलवायु का जनसंख्या वितरण से सहसंबंध जोड़िए एवं टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर आपको यहाँ भौगोलिक स्पष्टीकरण में मिलेगा, तो मैं अब बात करूँ। ठीक है, समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़। ठीक है, और आपको पता है कि भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41 क्षेत्र कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ भारत में है। ठीक है, और विश्व की कुल जनसंख्या का, समझना ना, विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या का भारत में 17.5% जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, भारत में है। समझ में आ रहा है। ठीक है, और जनसंख्या का अगर हम 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व औसतन देखेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये हम कौन से जनगणना के वर्ष के हिसाब से बात कर रहे हैं, 2011। अभी तो कितनी है जनसंख्या आपको पता ही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान तो क्या बताया गया कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, ये तो आपको पता ही है।
कि बहुत सारे देशों में लगभग जनसंख्या का वितरण क्या रहता है, असमान रहता है। इसका रीजन क्या है? अभी यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर अभी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका रीजन क्या है कि वहाँ की प्राकृतिक संरचना, जलवायु, ठीक है, सुविधाओं की उपलब्धता का जो परिणाम है वो जनसंख्या के वितरण पर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी वहां पे जनसंख्या क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जहाँ पे सुविधाएं कम रहेगी वहां पे जनसंख्या कम रहता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो, जैसे बताया गया कि उपजाऊ जमीन, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता के कारण अनेक शताब्दियों से इन भागों में जो है मानवीय अधिवास सबसे ज्यादा है। यानी कि जहाँ पे ये सारी चीजों की सुविधाएं रहेंगी वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कृषि व उद्योगों के कारण कुछ भागों में जनसंख्या के केंद्रीकरण भी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। एग्जाम्पल दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु इत्यादि। जहाँ पे उद्योग, कारखाने ये सब ज्यादा है वहां पे जनसंख्या ज्यादा वगैरह है। ठीक है, जहाँ पे उपजाऊ जमीन है, पानी की उपलब्धता है, वहां पे भी जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, और आजकल क्या होता है, लोग अपनी बेसिक नीड्स वगैरह कंप्लीट करने के लिए जहाँ पे उनको कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र ये सब चीजें मिल सके वहां पे लोग ज्यादा जाते हैं। ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना। तो उसी तरह से इसके विपरीत क्या होगा, जो पर्वतीय व पहाड़ी प्रदेश होंगे, रेगिस्तानी प्रदेश होंगे, घने जंगल होंगे, वहां पे क्या होता है, ये सारी सुविधाएं मिल नहीं पाती। तो ऐसे में वहां पे क्या होता है, जनसंख्या का वितरण विरल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सुविधाएं कम रहेंगी। ठीक है, सभी सुविधाएं नहीं रहेंगी, कुछ कम रहेगी, तो वहां पे जनसंख्या क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है ना। यानी कि इन शॉर्ट में आप ये समझिए कि जहाँ पे सारी बेसिक नीड्स जिसकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आसानी से अपना जीवन चला सके, जीवन यापन कर सके, तो वहां पे ज्यादा देखोगे आपको, वहां पे जनसंख्या क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, और जहाँ पे सुविधाओं का अभाव रहेगा वहां पे जनसंख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, क्लियर ना। अभी हम ब्राजील का देखेंगे। ठीक है, तो ब्राजील का भी सेम जैसे भारत का आपने देखा वैसे ब्राजील का भी है। ठीक है, अभी यहाँ पे बताया गया है कि जनसंख्या वितरण बताया गया है ब्राजील का कि 1 बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति। यानी कि आप देख सकते हो क्लियरली, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बिंदु ज्यादा है वहां पे जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ पे बिंदु कम दिखाई दे रहा है वहां पे जनसंख्या क्या है, कम है। ठीक है, तो किस भाग में जनसंख्या बड़े पैमाने पर केंद्रित दिखाई देती है, बताओ। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है यहाँ पे? अगर आप यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो आप ये देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो साओ पाउलो है, रियो डी जनेरो है, यहाँ पे जनसंख्या वगैरह क्या है, थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या कम कहाँ पर है, कहाँ पर कम आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे जनसंख्या क्या है, कम है। ठीक है, अभी तक किए गए ब्राजील देश के अध्ययन के आधार पर जनसंख्या के असमान वितरण के लिए कौन कौन से कौन कौन से कारक कारणीभूत होंगे, इस पर एक टिप्पणी लिखिए। ये जो मैंने अभी आपको आंसर बताया ये भारत में, सेम आंसर इसका भी होगा कि जनसंख्या का वितरण असमान क्यों होता है। ठीक है, उपरोक्त मानचित्र में वितरण दिखाने हेतु कौन सी पद्धति का उपयोग किया गया है? यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि बिंदु पद्धति का उपयोग किया गया है। ठीक है, अभी इसका भी भौगोलिक स्पष्टीकरण जो है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी आप क्या करो, ये पढ़ो ना तो थोड़ा एक तुलना करके पढ़ो भारत का और इसका क्या बोलते हैं, ब्राजील का। ठीक है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, 2010 के अनुसार लगभग 19 करोड़ जनसंख्या वाला ब्राजील, 2010 में ब्राजील की जनसंख्या कितनी थी, 19 करोड़। ठीक है, और विश्व में 5वें स्थान पर है। क्लियर, उसमें कितनी जनसंख्या थी 2011 में, 121 करोड़, और विश्व में कौन से स्थान पर है वो, भारत दूसरे स्थान पर है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको आंसर भी याद होता चला जाएगा, चीजें क्लियर भी होती चली जाएंगी। ठीक है, पृथ्वी के पूरे भूभाग पर
5.6, ठीक है, 5.6 भाग ब्राजील द्वारा व्याप्त है, यानी कितना हिस्से में क्या है, ब्राजील है। किंतु विश्व की केवल 2.78% जनसंख्या ही इस देश में रहती है, ठीक है। वहां पे क्या आपने देखा था, भारत में विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना 2.41% क्षेत्र है, किंतु विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा जो है भारत में है, ठीक है ना। इस तरह से तुलना करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व औसतन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और यहाँ पे कितना है, 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आप देख सकते हो, ठीक है। ब्राजील में भी जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है। असमान क्यों है बताइए। अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तट में 300 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता के कारण, कृषि के कारण उद्योगों का इस भाग में विकास हुआ है। परिणाम स्वरूप इस भाग में जनसंख्या का घनत्व क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इसकी विपरीत क्या है, अमेजन घाटी वगैरह, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब जनसंख्या क्या है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे जनसंख्या क्या है, कम है, अमेजोनॉस वगैरह घाटी वगैरह में, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहां पे मानवीय अधिवास क्या है, कम है। इसका रीजन क्या है कि वहां की प्रतिकूल जलवायु, अधिक वृष्टि होना, घने वन वगैरह के कारण वहां पे मानवीय अधिवास नहीं है, उसमें बाधाएं उत्पन्न होती है, इसलिए वहां पे जनसंख्या कम है। और यानी कि इन शॉर्ट अगर समझे तो मैंने जो भी आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भारत में दिया गया था, यानी कि जो भी आपकी सुविधाएं, आपको सुविधाएं जहाँ पे मिलेंगी, आप जहाँ पे अपनी बेसिक नीड्स वगैरह कंप्लीट कर पाओगे, वहां पे देखो जनसंख्या क्या रहती है, ज्यादातर ज्यादा ही रहती है, ठीक है। और जहाँ पे क्या रहेगा, आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ठीक है, तो वहां पे जनसंख्या क्या रहेगा, ज्यादातर कम ही रहेगा, ठीक है ना। तो समझ में आया ना आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं जनसंख्या की संरचना कौन कौन से आधार पर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात ये क्या है, रेखा लेख है, ठीक है। क्वेश्चन में कभी पूछते हैं कि रेखा लेख द्वारा दर्शाओ, तो बच्चे स्तंभा लेख ही बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, रेखा लेख है, ठीक है। और ये क्या, यहाँ पे ब्राजील है और यहाँ पे भारत है, क्या दर्शा रहा है, लिंग अनुपात दर्शा रहा है। लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसको क्या कहते हैं, लिंग अनुपात, ठीक है। इसको देखने से आपको ये बात क्लियर समझ में आ जा रहा है कि ब्राजील में क्या है, स्त्रियों की संख्या ज्यादा है और भारत में स्त्रियों की संख्या क्या है, कम है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए बताया गया है, अगर हम भारत का देखें तो 1961, 71, 81 यानी कि 10-10 साल के गैप में जो भी जनगणना हुआ है उसमें देखो 940, ठीक है। फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा बैलेंस, फिर कम, और फिर धीरे 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 अभी 2011 में थोड़ा बढ़ा, देख रहे हैं ना। यानी कि अभी देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में क्या है, स्त्रियों की जो संख्या है वो कम ही है, ठीक है। और वहीं अगर हम ब्राजील की बात करें तो देखो 1000 के ऊपर जा रहा है ये, ठीक है। 2001 तक तो 1000 के ऊपर था, और 2001 के बाद तो काफी रैपिड ग्रोथ हुआ इसमें, और लगभग यहाँ पे पुरुषों की संख्या देखें और स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। क्लियर हुआ ना। देखो इसमें दिखाया, बताया भी गया है स्पष्टीकरण में कि कई दशकों से ब्राजील में लिंग अनुपात 1000 से भी क्या है, अधिक है ना। कई दशकों यानी कि जो भी दिए हैं 1961 से ही आप देख लो 2011 तक, तो लिंग अनुपात क्या है, ज्यादा ही है, 1000 के नीचे आया ही नहीं है, ठीक है। ब्राजील में 2001 के पश्चात स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से क्या है, ज्यादा है, ये देखो, ठीक है, ठीक है। और भारत में देखोगे तो आप कई दशकों से इसमें क्या है, उतार चढ़ाव है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी फिर ज्यादा हो रहा है, यानी इन शॉर्ट में देखा जाए तो क्या है,
स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, और वहाँ पे ब्राजील में ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना बच्चों। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये जनसंख्या की संरचना है, कौन कौन से आधार पर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, लिंग अनुपात। ठीक है, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, आयु लिंग पिरामिड। इस तरफ हो जाओ, आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, अभी देखो आयु लिंग पिरामिड यानी क्या, यह जनसंख्या का लिंग और आयु दिखाने वाला आलेख है, इसलिए इसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। यानी कि आयु और लिंग दोनों ही यहाँ पे दिख रहा है इस पिरामिड में। ठीक है, किसी प्रदेश की जनसंख्या का लिंग एवं आयु के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए इस आलेख का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि हम देश के विभिन्न आयु समूहों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या अथवा प्रतिशत जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पे एक तरफ पुरुष और एक तरफ स्त्री। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये ब्राजील का है और ये भारत का है 2016 का। ठीक है, यहाँ पे आयु समूह बताया गया है, यानी कि 0 से 4, 5 से 9 साल आयु समूह के वर्ग के लोग। ठीक है, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34। ठीक है, यहाँ पे पुरुष और यहाँ पे स्त्री। सेम ये ऐसे ही ब्राजील का भी दिखाया गया है। ठीक है, और ये जनसंख्या क्या है, जनसंख्या प्रतिशत। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो, जब हम उसको ध्यान से देखेंगे आयु लिंग पिरामिड, अभी यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 15 साल से 19 साल, 15 से 19 के बीच में, और ये लगभग 30 से 34-35 तक। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे ये जो युवा वर्ग का अनुपात है यहाँ पे भी ज्यादा दिख रहा है, और सेम मतलब देखेंगे, सेम नहीं, यहाँ पे भी युवा वर्ग का अनुपात जो है वो हमें ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो यानी देखा जाए तो युवाओं की संख्या दोनों ही देशों में ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया कि आयु संरचना के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या वृद्धत्व की ओर झुक रही है। वृद्धत्व की ओर झुकना यानी क्या, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या क्या हो रही है यहाँ पे, वृद्ध, यानी कि उनकी उम्र जो है ज्यादा बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ब्राजील में 80 वर्ष की आयु वाले लोगों का प्रतिशत भारत की तुलना में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसलिए ठीक है, और भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में युवाओं का प्रमाण अधिक है, और इसका अर्थ है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है। यानी कि जब युवा ज्यादा रहेंगे तो युवा ज्यादा काम करेंगे, तो इसलिए युवाओं को कार्यशील जनसंख्या में यहाँ पे काउंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि की दर। ब्राजील और भारत का यहाँ पे बताया गया है, जनसंख्या वृद्धि की दर दिया गया है यहाँ पे, और वर्ष यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अभी ये आलेख क्या दर्शाता है, ये आलेख ब्राजील और भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर को दर्शाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे वक्र देखो, धीरे धीरे अभी तुमको लगेगा कि वक्र जो है धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जनसंख्या कम हो रही है। जनसंख्या कम नहीं हो रही है, जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जनसंख्या जो है ना, उसकी जो वृद्धि है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो बढ़ ही रही है। यानी कि जनसंख्या, ऐसा नहीं कि जनसंख्या पूरा कम हो चुका है, ये है कि थोड़ा कंट्रोल इसमें हुआ है। ठीक है, और अगर हम ब्राजील का देखेंगे तो ब्राजील का क्या है, अभी यहाँ पे देखो आप 1960, 70, 80, 1990, तो यहाँ से देखना, तो यहाँ पे जनसंख्या क्या है इसका, इसकी गति क्या है, देखो जनसंख्या की कम है, और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि आगे भी इसकी जनसंख्या क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है ना, और यहाँ पे भी देखो, अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये भारत में जो है जो जनगणना होती है
वो दशक के शुरुआत में होती है, ठीक है। जैसे वो यहाँ पे 1961 में हुआ, और इसमें क्या होता है, वो दशक के अंत में होता है, जैसे कि 1960 में हुआ, 1970, 1980, इसमें क्या रहेगा 1961, 71, 81, 91, 2001 और 2011, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि ब्राजील में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी कम हो गई है, भारत में ऐसी स्थिति अभी नहीं है। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में 18 करोड़ की क्या हुई थी, वृद्धि, और भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 1971 तक अधिक थी। यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे सबसे जो वक्र है यहाँ पे वो सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है। उसके बाद ये दर स्थिर हुई है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो रही है, परंतु जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। और ब्राजील का आलेख हम देखेंगे तो इससे में ये समझ में आ रहा है कि वृद्धि की जो दर है वो क्या हुई है, कम हुई है, और भविष्य में भी वो जो है वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि कम होने की संभावना ब्राजील में बनी हुई है, ठीक है। समझ में आया ना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इसलिए थोड़ा हम फटाफट देखते हुए चल रहे हैं, आप लोग खुद ही कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, औसत जीवन प्रत्याशा। अभी औसत जीवन प्रत्याशा मतलब क्या होता है, औसत जीवन प्रत्याशा मतलब ये होता है कि किसी भी देश में जन्मा व्यक्ति औसत रूप से कितने वर्ष जी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राजील और भारत का जो है वो दिखाया गया है। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे देखो भारत में कितना औसतन उम्र बताया गया है, 68 साल, और ब्राजील में 75 साल। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भारत में जन्मा व्यक्ति, उसकी जो औसत जीवन प्रत्याशा बताई गई है वो लगभग कितनी है, 68 साल तक, और ब्राजील में कितनी, 75 साल तक, ठीक है। अभी इसका मतलब अगर हम समझे तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, पहले एक काम करते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 1960 में 41, 70 में 48, यानी कि पहले क्या था, 1960 में 41 साल तक की जीवन प्रत्याशा थी, किसकी, भारत की। फिर 1970 में थोड़ी बढ़ी, फिर 1980 में देखिए, 1990 में 58 साल, 2000 में 63, ठीक है, और 2016 में कितना हुआ है, 68 ईयर का, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ब्राजील का भी है, 1960 में 54, 1970 में 59, ठीक है, और फिर 2010 में 73 और 2016 में 75, ठीक है। अभी आप ये बोलोगे कि ये सब बढ़ कैसे रहा है औसत जीवन प्रत्याशा, तो उसमें ये आप यहाँ पे ध्यान दो कि देखो, जिस देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी वहाँ पे औसतन जीवन प्रत्याशा जो रहेगा वो कुछ हद तक बढ़ेगा। उसमें भी सबसे ज्यादा हमें सामाजिक प्रगति पे ध्यान देना। सामाजिक प्रगति यानी क्या होते हैं, यानी कि अगर आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हर एक क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वो देश डेवलप्ड है, पूरी तरह से विकसित है, तो वहाँ पे ये सब औसत जीवन प्रत्याशा क्या होता है, ज्यादातर ज्यादा ही रहता है। अगर ये विकासशील देश की बात करेंगे तो विकसित देश में देखो औसत जीवन प्रत्याशा वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि देश पूरी तरह से डेवलप है, ठीक है, और ठीक है, वो देश पूरी तरह से डेवलप है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे हर एक चीज की सुविधाएं हैं, ठीक है, हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य पूरी हो पा रही है, ठीक है, चिकित्सा का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, सब अच्छे से सभी में सुधार हुआ है, डेवलप हुआ है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ऑटोमेटिक औसत जीवन प्रत्याशा क्या रहेगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम वही विकासशील देश की बात करें तो विकासशील देश में भी औसत प्रत्याशा जो है थोड़ी उनसे कमी रहेगी, लेकिन अभी कोशिश क्या हो रही है कि अभी जैसे कि भारत का एक विकासशील देश है, तो अभी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, तो चांसेस है कि औसत जीवन प्रत्याशा भी ऐसे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। हेल्थ अच्छा होना चाहिए, लोगों को बेसिक नीड्स लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि जो भी को हमारा ये जो सामाजिक और आर्थिक जो भी फैक्टर है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। गरीबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सबकी बेसिक नीड जो है वो पूरा होना चाहिए, हर एक क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली जो औसत जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ेगी। तो धीरे धीरे अभी इन सब चीजों में सुधार हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं नहीं है, मतलब धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है, तो औसत जीवन प्रत्याशा जो है इसी तरह से बढ़ेगा। फिर देखो जो भी होगा तो पता ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साक्षरता प्रमाण।
ठीक है, यहाँ पे ब्राजील का बताया गया है और भारत में बताया गया है। ठीक है, 1981, ये क्या है, 1991, 2001, 2011 और 2016 का। ठीक है, ये साक्षरता का प्रमाण है। देखिए यहाँ पे भारत में भी आप देख लीजिए, ब्राजील में भी देख लीजिए, जो साक्षरता का प्रमाण है वो दिन पे दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भारत में कितना गया है, 72.2 साक्षरता का प्रमाण, और ब्राजील में कितना है, 92.6 साक्षरता का प्रमाण। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें क्या होती है, फैक्टर करती है। एक गुणवत्ता क्वालिटी वाली पॉपुलेशन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया था ना कि जनसंख्या और उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो जनसंख्या तो है ही, जनसंख्या काफी ज्यादा है, लेकिन उसमें से बहुत ही कम जनसंख्या ऐसी है जिसमें सारे गुण, मतलब उसकी क्वालिटी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वो अच्छे से, पहली बात तो साक्षर होने चाहिए, ठीक है, उनकी सारी बेसिक नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें अगर मिल रही है तो पॉपुलेशन क्या है, हमारा गुणवत्ता वाली जनसंख्या है। अगर नहीं है तो नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें जो है फैक्टर, मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो इस पे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। ठीक है ना, समझ में आ गया? लेसन बहुत सिंपल था, कुछ भी हार्ड नहीं है। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, और ये जो स्वाध्याय वगैरह है इसको भी आप करते चलो और देखते चलो। ठीक है, ओके, चलो।